ठीक है, जैसा कि आपने कहा, आपके एक उपयोगकर्ता ने सुझाव दिया था कि जेपी पावर के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें स्टॉक विश्लेषण किया जाए। मुझसे अब कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बस 10 से 15 मिनट दे दूंगा और आपको एक विस्तृत स्वरूप में जेपी पावर कंपनी के बारे में संख्यात्मक डेटा देने की कोशिश करूंगा। पहली चीज, हम देखेंगे कि कंपनी का क्या काम है। जेपी पावर कंपनी का प्रमुख काम है कोयला खनन और कोल माइनिंग, सीमेंट निर्माण और हाइड्रो और थर्मल बिजली उत्पादन। इसके जरिए कंपनी बिजली उत्पादन करती है और इसे बेचती है, जिससे आर्थिक लाभ होता है। जेपी पावर कंपनी की कुल 5 यूनिटें हैं जो पूरे देश में स्थित हैं। इनमें से 5वीं यूनिट अधिकतम आय का स्रोत है, जो 77% विद्युत उत्पादन से आता है। यह विद्युत पानी और कोयला के उपयोग से उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद कोल माइनिंग से बचा हुआ कोयला 9% की आय का स्रोत है। अच्छा, सीमेंट के बारे में जब मैंने 0 क्यों लिखा, इसकी वजह को मैं आपको समझाऊंगा। पिछले साल सीमेंट से उनकी कोई आय नहीं हुई, लेकिन बची हुई जो 10% है, वह उनके एक और काम से आई है। ये लोग मिट्टी का खनन करते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीमेंट कंपनी में इसमें मुख्य भूमिका है और यह बिजली उत्पादन से जुड़ा है। मैं आपके सामने एक चित्र रख रहा हूं, जो पहली फोटो है, वह 400 मेगावाट का प्लांट है। यहां वह पानी से बिजली उत्पन्न करते हैं। दूसरी फोटो में वे कोयले से बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। जो तीसरी फोटो है, वह कोयले की खदान है, जो एमपी में स्थित है। चौथी चित्र में एक और पावर प्लांट का चित्र है। और अंत में जो आखिरी फोटो है, वह बहुत ही रोचक है। सीमेंट के स्टोरी को लेकर, इसका काम पहले सीमेंट को पीसना था, जिससे उन्हें पैसे मिलते थे। लेकिन पिछले साल उन्होंने सीमेंट इंडस्ट्री को दिया लीज, जिसके माध्यम से 250 करोड़ लीज में दे दिया। वहां बोला गया कि तुम इसे रेंट पर रखो, हमें बस इतना पैसा देते रहना। इससे उन्हें कुछ भी आया नहीं। उनका प्रमुख काम बिजली से जुड़ा है। और इसके बाद कंपनी कब बनी, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। वह 1994 में स्थापित हुई थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि लगभग 30 साल हो चुके हैं कंपनी को। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह एक गैर सरकारी कंपनी है, अर्थात यह एक प्राइवेट कंपनी है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है। और अंत में, यहाँ केवल फॉर वर्किंग प्लांट्स हैं, अर्थात जिनको हिंदी नहीं आती, उनके लिए नीचे हिंदी में लिखा गया है। यहाँ सिर्फ 4 काम कर रहे प्लांट्स हैं। मतलब, जब वे सीमेंट वाला लीप दे दिया, तो केवल 4 ही बचे। चौथी चीज, यहाँ कोई एक्सपोर्ट्स नहीं है कंपनी के। अब अगर कंपनी बिजली बेचना भी चाहे, तो वह विदेश नहीं, भारत में ही बेचेगी। इसलिए किसी एक्सपोर्ट की कोई बात नहीं है। और जो बिजली बनाती है कंपनी, उसमें से 70% हिस्सा मध्य प्रदेश पावर कंपनी के साथ एग्रीमेंट है। मध्य प्रदेश पावर कंपनी के साथ यह कंपनी जिसे मैंने आपको दिखाया है, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के साथ एक समझौता है कि 70% पावर का आपूर्ति इन्हें करना है। वह तो स्थिर है और बाकी 30% पावर खुले बाजार में आपूर्ति करते हैं। जो भी इसे चाहिए, बिजनेसमैन को या सरकार को, वह इसे खरीद सकते हैं। तो यह 30% उनका व्यापार मॉडल है। अब मुख्य बात यह है कि मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूं, हिंदी में। आपने देख लिया होगा, चार्ट को एक बार देखें, यहाँ है। पिछले साल का जो डेटा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। जो भी नवीनतम डेटा हमारे पास है, यह भारत में कुल ऊर्जा का है। इसमें अधिक ध्यान न दें, आप बस इतने पर ध्यान केंद्रित करें कि जो निजी कंपनियां हैं, उनमें से एक तो यह 210 मेगावाट की बन रही है। यहाँ पर यह वाली बिल्कुल ठीक है, जो बन रही है। इसमें से थर्मल और हाइड्रो की इस कंपनी का हिस्सा केवल 4% है। जेपी पावर का केवल और केवल 4% हिस्सा योगदान करता है। और अगर सभी पावर को मिला लूं, तो इसमें रीन्यूएबल भी मिलेगा, हाइड्रो भी मिलेगा, न्यूक्लियर भी मिलेगा, सब मिलेगा। जेपी पावर का केवल और केवल 4% हिस्सा ही कंट्रीब्यूट करता है। और अगर सभी पावर को मिला लूं, तो उसमें रिन्यूएबल, हाइड्रो और न्यूक्लियर भी मिलेगा। इससे सिर्फ 1% ही कंट्रीब्यूट करेगा, अर्थात इसका कंट्रीब्यूशन कंपनी का बहुत कम है। यह बात बताती है कि इस चीज के अंदर एक बहुत ही छोटी कंपनी है। हालांकि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि क्या इसका पोटेंशियल है या नहीं। अब चलिए बात करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स की जो कंपनी के पास हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, यहां 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं और इन प्रोजेक्ट्स की क्षमता है 2200 मेगावाट।
मैं एक बार फिर यहाँ लिख देता हूँ 2200। इनकी कुल क्षमता 2200 मेगावाट है। अब कंपनी ने दो चीजें बना ली हैं जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखी हुई हैं। पहली, 3 लाख मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कंपनी ने बना लिया है। दूसरा, 1000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश के अंदर बना है। इनमें काम अभी शुरू नहीं हुआ है, यानी कंपनी ने अभी तक प्रोडक्शन शुरू नहीं किया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट तैयार हो गए हैं और कंस्ट्रक्टेड हो चुके हैं। अगले 2026 में इनका काम शुरू होने की उम्मीद है। इनको बनाने का काम शुरू हो जाएगा और लगभग 2030 में ये लोग भी बिजली बनाने का काम शुरू कर देंगे। इनके प्लांट एक अरुणाचल प्रदेश में 3200 मेगावाट का है और मेघालय में 420 मेगावाट का है। लेकिन अभी इनकी परमिशन ही स्टेज पर चल रही है। परमिशन इनको अब लगभग मिल चुकी है और ये 2026 में स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, इसमें एक बीच में कोर्ट का भी फैसला अब आ गया है। ज्ञान बिना पैसा लगाना पाप है, ऐसा हो सकता है। अभी आप खुश हो लो कि भाई मेरे पास सब ठीक है और स्टॉक भी बढ़ रहा है। मेरे पास सबसे ज्यादा नॉलेज है। अब बिना नॉलेज के पैसा मत लगाना, किसी दिन धोखा खा के बैठोगे। यह बात मेरी लिख के रख लेना भाई। अगली चीज यह है कि करंट ऑपरेशन क्या है कंपनी के। अभी मैंने आपको बताया कि 2200 मेगावाट के प्लांट तो इसके पास हैं, लेकिन अगर इसके पास यह जो बना चुकी है प्लांट, इन परियों के काम चालू हो जाता है और ये आगे आने वाले प्लांट बना लेती हैं। अगले 4-5 सालों में तो कंपनी की कैपेसिटी डबल से भी अधिक हो जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर कैपेसिटी डबल से अधिक हो सकती है। अगर यह चीज बन जाए और यहाँ पर काम चालू हो जाए, दोनों में से अभी कुछ भी हुआ नहीं है। यह बन चुके हैं लेकिन काम स्टार्ट नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पिछले साल के मुकाबले इस साल जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, बिजली की डिमांड है, वह 8% बढ़ी है। 8% बिजली इस बार ज्यादा चाहिए। आपको याद है पिछले साल एक बार वह हुआ था। पिछले समय में एक बार खबर आई थी जिसमें घोषित हो गया कि कोयला की समाप्ति हो गई है। कोयला समाप्त हो गया है और बिजली की उपलब्धता पर सवाल खड़ा हो गया। अगर बिजली के दर बढ़ेंगे तो ऐसा ही होगा था। तब उस समय आई वहां पर जो ऐसी कंपनियां हैं, वहां इस तरह की कंपनियों ने ही नेतृत्व संभाला था, जिससे बिजली की मांग भी बढ़ी और आने वाले समय में बिजली की मांग और बढ़ेगी। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो हमारे पास धन आएगा। धन आने पर लोग भी ऐसी वस्तुओं की खरीदारी करेंगे जैसे कि एयर कंडीशनर, तो बिजली की मांग हर जगह बढ़ेगी। अब गांवों में भी बिजली आने लगी है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एसीईए ने कहा है कि कोयले से जो बिजली उत्पन्न होती है, जिस प्रदूषण का हम वितरण कर रहे हैं, उसे हमने 2030 तक 25% तक कम करने का लक्ष्य रखा है, और जो पानी से बिजली उत्पन्न होती है उसे 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान जोर दिया जा रहा है। मैंने अपने एनालिसिस में बताया था कि हमारा लक्ष्य है 500 गीगावाट तक पहुंचना। इस कंपनी जेपी पावर के पास अभी केवल एक 400 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट है जो हाइड्रो पर काम करता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्लांट थर्मल पावर पर काम कर रहे हैं, जिन्हें सरकार घटाने का प्रस्ताव कर रही है। आने वाले समय में हाइड्रो पावर को बढ़ाया जाएगा। इस कंपनी के लिए अच्छी खबर यह है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स जिन पर काम हो रहा है और जिनकी परमिशन की प्रक्रिया चल रही है, सभी हाइड्रो पावर पर आधारित हैं। यह उनके लिए एक सकारात्मक चरण है, क्योंकि अब वे थर्मल पावर पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हैं। और अब बात करते हैं शेयर्स की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक की कहानी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब यदि मैं बात करूं तो लगभग 23.25 पर शेयर ट्रेड हो रहा है और पिछले 5 साल से यहाँ के शेयर लगातार उछाल रहा है। इसके पास लगभग 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि ठीक है, ज्यादा नहीं है। और आपको बताऊं कि मैं इसका जो पी रेशो है वो 32 के आसपास है। अब बाकी जो मीडियन पी मैंने अपने एनालिसिस में निकाला था, दैट वाज 25 है, तो उससे तो यह ज्यादा है, थोड़ा काफी ज्यादा भी नहीं है। लेकिन मैं इसका कंपैरिजन करूं जो पूरी इंडस्ट्री है, पावर इंडस्ट्री का 31 है और इसका 32 है। बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हल्की सी और वैल्यूड है कंपनी। हल्की सी बाकी बात करें बुक वैल्यू, यानी कि अगर कंपनी किसी दिन बर्बाद होगी तो आपको 15 में सारे शेयर बेच दिए जाएंगे।
इसका लगभग डबल पे अभी ये कंपनी ट्रेड कर रही है। बाकी कंपनी का आरओआई ठीक है, आरओआई कुछ खास नहीं है, 0.5 पर, यानी कि भाई तुम लोग जो पैसा दे रहे हो उस पैसे का कंपनी बिल्कुल ढंग से यूज ही नहीं कर रही है। भाई क्या रिटर्न निकाल रही है, उसके ऊपर ½ तो यह तो अच्छी चीज नहीं है कंपनी की। हाँ, बाकी 1 साल में कंपनी ने पैसा तुम्हारा भाई डबल ट्रिपल कर दिया। इन्होंने पैसा कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें, डेप्ट इसके पास 4,000 करोड़ का है और डेप्ट टू इक्विटी रेश 0.41 है, जो कि ठीक है, खराब नहीं है। 0.41 रेशो कंपनी ने, मैंने रिसेंट डाटा देखा तो अपना जो डेप्ट है वो कंपनी ने कम ही किया है हर साल, इसलिए यह कंपनी की एक अच्छी चीज है जेपी पावर की। और इसकी बात करें शेयर होल्डिंग की, किसके पास कितने शेयर हैं, तो भाई शेयर प्रमोटर्स के पास 24 हैं। यहां पर प्रमोटर्स कौन हैं? अच्छी बात यह है, अच्छी बात नहीं है क्योंकि यहां पर सरकारी कंपनी नहीं है, तो सरकार तो प्रमोटर नहीं है, जेपी एसोसिएट जो है वही इसके प्रमोटर हैं। ठीक है, तो जेपी ग्रुप जो है वही इसका प्रमोटर है। बाकी यह जो शेयर है ना, यह हमारे पास 50 पर है और शेयर पब्लिक के पास हैं, यानी कंपनी लगभग आधा हिस्सा न पब्लिक को देके बैठी है। वो हमारे ऊपर है कि भाई हम कितनी खरीदा बेची करते हैं। ज्यादा लोगों ने शेयर बेच दिए तो यह जाहिर सी बात है कि शेयर डाउन आना संभव है। बाकी एफआईआई और डीआईआई की बात करें तो इनके शेयर भी डीआई के शेयर लगभग 20 पर हैं, तो यह ध्यान देने वाली बात है। आगे चलते हैं और थोड़ा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा डीप में चलते हैं। देखो भाई साहब, फाइनेंशियल ट्रेंड देखो, इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखो। कंपनी 2020 के अंदर लॉस में थी, ठीक है, 2,02,000 करोड़ के लॉस में थी कंपनी। उसके बाद 2021 आया, थोड़ी सी प्रॉफिट में गतिशीलता बढ़ी है और दिसंबर तक इसमें वृद्धि हो गई है, इससे सेल्स में कुछ कमी आ गई है। अन्य वर्षों की तुलना में ईयर ओवर ईयर सेल्स में 13 से 82% की वृद्धि देखने को मिली है, जो बेहद अच्छा है। एक अनोखी बात यह है कि कंपनी के प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर में एक बढ़ोतरी आई, फिर कमी हुई और फिर से वृद्धि हुई। प्रॉफिट में कटौती के पहले यह भी कम था, फिर बढ़ा और फिर कम हुआ। यदि आप ईपीएस को देखें तो उसमें भी वृद्धि, फिर कमी और फिर वृद्धि देखने को मिली, अर्थात हर 3 महीने की व्यवस्था में परिवर्तन आया है। इस कंपनी के साथ एक बार कमी हो रही है, फिर एक बार बढ़ रही है। यह त्रैमासिक प्रदर्शन चल रहा है। हर साल के प्रदर्शन की चर्चा करें तो तुम्हें यह सुनने को मिलेगा कि 2022 में कंपनी का प्रॉफिट कम था, 2023 में कंपनी की सेल्स बढ़ी हैं और अगले 12 महीने के लिए भी यह बढ़ी है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, प्रॉफिट टैक्स से पहले का प्रॉफिट भी कम हो गया है। और अगर तुम 12 महीनों के प्रोफाइल को नहीं देखोगे तो भी यह ठीक है। एक बार फिर कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया है। भाई 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट हो रही है, कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो गया है। मैंने आपको इसके चार्ट के अंदर भी दिखाया था, जहां पर प्रॉफिट में गिरावट दिखाई गई है। पिछले 2 सालों से कंपनी का प्रॉफिट लगातार घट रहा है, जो कंपनी के लिए अच्छी चीज नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी कर्ज कम कर रही हो या फिर अन्य एसेट्स की मात्रा में वृद्धि हो रही हो। मैंने आपसे बताया था कि 24 पर जो प्रमोटर थे वे जेपी एसोसिएट के थे। उन्होंने लगभग 80% के आसपास होल्डिंग गिरा भी रखी है। भाई उन्हें कभी भी बेच जाएगी, किसी को भी बेच देंगे, यह कंपनी को तो 80 पर होल्डिंग गिरवी रख दी गई है। दूसरी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आप कमेंट कर दें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। दूसरी चीज यह है कि पिछले 2 सालों से इसका प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। मैंने आपको अभी चार्ट दिखाया था, पिछले 2 सालों से इसका प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन लॉस में ये लोग नहीं गए हैं। प्रॉफिट 2-3 साल से रिटर्न ऑन इक्विटी कम दे रहे हैं। जो हम पैसा लगा रहे हैं स्टॉक्स में, उसमें से लोग कुछ रिटर्न नहीं निकाल पा रहे हैं। कंपनी का सिर्फ ½ रिटर्न निकाल पा रहे हैं। जो मैंने अभी आपको दिखाया था, तो यह अच्छी चीज नहीं है। कंपनी की दूसरी चीज यह है कि मार्केट शेयर बहुत कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह सिर्फ 4% हिस्सा ही कंट्रीब्यूट कर पाता है। मैंने आपसे कहा था कि 24 पर प्रमोटर्स, जो जेपी एसोसिएट के हैं, उन्होंने लगभग 80% के आसपास की होल्डिंग कम कर दी है। भाई वह दिन दूर नहीं जब ये होल्डिंग बिक जाएगी, किसी को भी बेच देंगे वे लोग।
और कंपनी की होल्डिंग अब 80 पर ही बनी रही है। इसके अलावा कुछ चीजें अभी समझ में नहीं आ रही हैं। आप टिप्पणी करें, मैं आपको जवाब दूंगा। फिर यह देखिए कि पिछले 2 सालों से इसका प्रॉफिट घट रहा है। इसके बावजूद ये लोग कमी में नहीं गए हैं। प्रॉफिट 2-3 साल से रिटर्न ऑन इक्विटी में भी कमी हो रही है। जो पैसा हम इसमें लगा रहे हैं स्टॉक्स में, उससे लोग कुछ रिटर्न नहीं निकाल पा रहे हैं। कंपनी का रिटर्न सिर्फ 0.5% ही है, जो कि मैंने आपको दिखाया है। कंपनी के शेयर मार्केट में सिर्फ 4% हिस्सा है। तो इसका मतलब यह है कि इसके कंपटीटर्स भी बहुत बड़े हैं और वे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो आप तुरंत बेच दें। और अगर कंपटीशन बढ़ जाता है और बेहतर लोग नहीं आते, तो वे लोग मशीनों को संभाल नहीं पाएंगे और वे अपने काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। इससे उनकी बिजनेस की गतिविधियों में बाधा आ सकती है, जिससे कंपनी के पैसे पर असर पड़ेगा। और अगर किसी न्यूज़ के वजह से कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है, तो उसके शेयर्स भी गिर सकते हैं। तो यही वह इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।